हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर पी.आर. तरुण। आज मैं केमिस्ट्री का फिर से 12th क्लास का सॉल्यूशन चैप्टर लेके आया हूँ आपके सामने, जिसमें पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि इस सॉल्यूशन चैप्टर में क्या क्या कंटेंट्स हैं, उसमें क्या क्या पढ़ना है, उन बातों को। और एक टॉपिक हमने पढ़ा था कि सॉल्यूशन और उसके टाइप्स क्या होते हैं। आज हम सॉल्यूशन चैप्टर के दूसरा जो उसका टॉपिक है हम वो पढ़ेंगे। दूसरा टॉपिक हमारा है आज का टॉपिक कंसंट्रेशन एंड इट्स कंसंट्रेशन एंड इट्स रिप्रेजेंटेशन। कंसंट्रेशन एंड इट्स रिप्रेजेंटेशन, ये आज का टॉपिक हमारा है। आप लोग जब पढ़ रहे हैं तो कॉपी कलम साथ लेके बैठें और चीज़ों को नोट करें और अच्छा एक नोट बनाएं। और जो क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि हम इस चैप्टर में बहुत सारा क्वेश्चंस करने वाले हैं, न्यूमेरिकल करने वाले हैं, तो उसको भी आप अपने से ट्राई करें। जैसा कि हम पढ़ा देंगे कंटेंट को, टॉपिक्स को अच्छे से समझ लेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे, फिर हम आपको एग्जाम्पल्स उसका बताएंगे, क्लास में सॉल्व करके बताएंगे, फिर आपको हम घर से होमवर्क भी देंगे। तो तमाम चीज़ों को आप अच्छे से पढ़ेंगे। जहाँ दिक्कत होगा हमें कमेंट करेंगे, हमें वहाँ पे फिर हम उसको सॉल्यूशन करेंगे आपको। और जो भी चीज़ें हमें मटेरियल देना होगा हम व्हाट्सएप के ज़रिए आपको वहाँ तक आप तक पहुँचा देंगे। ठीक, चलिए हम आगे बात करें। अब यहाँ चीज़ है कंसंट्रेशन और उसका रिप्रेजेंटेशन। तो सबसे पहले मेरा दायित्व बनता है यहाँ कि कंसंट्रेशन क्या होता है। तो चलिए हम कंसंट्रेशन को समझते हैं पहले, फिर उसके रिप्रेजेंटेशन को समझेंगे कि हम कंसंट्रेशन को किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो कंसंट्रेशन होता है कि किसी भी सॉल्यूशन के अंदर रिलेटिव अमाउंट सॉल्यूट का क्या क्या है। ठीक ना, तो लिखेंगे द रिलेटिव अमाउंट ऑफ सॉल्यूट present in the solvent और solution। जैसे हमने क्या कहा, रिलेटिव अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्वेंट और सॉल्यूशन। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास दो सॉल्यूशन है। एक सॉल्यूशन हमारा ये ए है, जिसमें क्या क्या होगा, सॉल्यूशन है तो ऑब्वियस सी बात है इसमें हमारा क्या होगा, सॉल्यूट भी होगा और दूसरा क्या होगा, सॉल्वेंट भी होगा। दो चीज़ मिलकर के होमोजीनियस मिक्सचर बन के क्या बनता है, सॉल्यूशन। और हमारा एक दूसरा सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन हम कहेंगे ये बी सॉल्यूशन है मेरा। इसमें भी हमारा सॉल्यूट और फिर सॉल्वेंट होगा। अब देखा जाए ये जो सॉल्यूट है, इस ए वाले सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट है हमने मान लिया, चलिए मानते हैं इसमें 2 मोल हमने इसमें सॉल्ट को मिलाया है। सॉल्वेंट आप 1 लीटर ले लेते हैं, 1 लीटर वाटर ले लेते हैं। ये हमारा ए जो सॉल्यूशन है उसमें 2 मोल सॉल्ट का है, NaCl वगैरह का। और इसमें जो हमारा सॉल्यूट है वो है 4 मोल सॉल्ट या NaCl जो भी कह लें। और इस सॉल्वेंट हमारा अभी भी 1 लीटर वाटर ही है। हमने सॉल्वेंट को फिक्स रखा है, हमने सॉल्वेंट को क्या करा है, फिक्स रखा है। चलिए अब देखते हैं, जैसा कि आप देखिए अब ए और बी दो हमारा सॉल्यूशन है। अब इसमें हम कंसंट्रेशन की बात करें कि किसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है, किसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि दोनों में जो सॉल्वेंट है 1 लीटर वाटर है, यहाँ भी 1 लीटर वाटर है। इसमें 2 मोल सॉल्ट है और इसमें सॉल्यूट का 4 मोल सॉल्ट डाला हुआ है। तो जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्ट और नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट ज़्यादा होगा तो वही हमारा क्या होगा, मोर कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ बी ग्रेटर देन कंसंट्रेशन ऑफ ए। ये जो हमारा टर्म है कंसंट्रेशन, वो क्या है, एक रिलेटिव टर्म है, तुलनात्मक टर्म है। तुलना किया हमने, ए से तुलना किया बी का कि बी जो है वो ज़्यादा
कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन है। अब इसी चीज़ को है ना, जैसे हम नॉर्मली देखें है ना इसको, तो ये चेक करके देखें तो इसमें ज़्यादा नमकीन लगेगा। यदि यहाँ पे हम NaCl डाल दिया हमने तो ज़्यादा NaCl डाल दिया तो ज़्यादा नमकीन लगेगा। तो ये तो फिजिकली रूप से हम उसको चखा हमने, बस इससे पता चलता है। लेकिन यदि इसको हम केमिस्ट्री की भाषा में लिखना चाहें कि भाई इस चीज़ को आप कैसे बताओगे, केमिस्ट्री की लैंग्वेज में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, तो वही जो तरीका है लिखने का उसी को हम बोलते हैं क्या चीज़, उसी को बोलते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंसंट्रेशन। तो चलिए हम एक एक करके किसी तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उन तमाम चीज़ों को एक एक करके देखते हैं। ठीक, ओके, मिटा इसको। चलिए शुरू करें। कंसंट्रेशन जो सॉल्यूशन का हुआ करता है, इसको हमने दो ग्रुप में बांटा है। एक हमारा ग्रुप ए है और दूसरा है ग्रुप बी। हमने क्यों बांटा, तो चलिए उसको देखते हैं। ग्रुप ए में हमने उस तरह के कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के तरीका को रखा है जो वॉल्यूम रिलेटेड है। वॉल्यूम रिलेटेड है, और जो भी वॉल्यूम रिलेटेड होगा वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा। जो भी वॉल्यूम रिलेटेड होगा वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ता है और टेम्परेचर घटाएंगे तो वॉल्यूम ऑटोमेटिकली घट जाता है। इसीलिए इसमें क्या क्या पढ़ना है, तो इसमें पढ़ना आपको मोलरिटी, नॉर्मलिटी, परसेंटेज बाय वॉल्यूम, परसेंटेज बाय वेट बाय वॉल्यूम। ये चार तरीके हैं जो कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, जो वॉल्यूम पर निर्भर करता है और ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। तो इसको हमने ग्रुप ए में रखा है। ग्रुप बी में हम रखते हैं जो वॉल्यूम से रिलेटेड नहीं है, तो लिखेंगे मास रिलेटेड। अब ऑब्वियस सी बात है कि जो मास पे निर्भर करता है वो टेम्परेचर के कारण चेंज नहीं होगा, तो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा। ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। कभी कभी 12th क्लास में ऐसा भी क्वेश्चन आया करता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। ऑप्शंस में आपको दे देगा इसमें से और कुछ इसमें से। तो इसमें क्या क्या पढ़ना है आपको, इसमें हम पढ़ेंगे मोलालिटी, और आगे बात करें तो मोल फ्रैक्शन। नेक्स्ट बात करें तो पार्ट पर मिलियन, जिसको शॉर्ट में आप ppm भी कहा करते हैं, और देखा जाए तो परसेंटेज बाय वेट। तो ये जो चीज़ें हैं मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, पार्ट पर मिलियन, परसेंटेज बाय वेट या मास, तो ये सब मास रिलेटेड होता है। तो मास क्योंकि चेंज टेम्परेचर की वजह से नहीं होगा, इंडिपेंडेंट होगा, तो ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है। तो हमने कहा था थोड़ी देर पहले कि 12th क्लास में ऐसे क्वेश्चंस आ जाया करता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंसंट्रेशन टर्म
और वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंसंट्रेशन टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होता है। तो ऑप्शन में आपको दे देगा मोलरिटी, नॉर्मलिटी, परसेंटेज बाय वॉल्यूम और एक इसमें से दे देगा मोलरिटी। तो आंसर क्या होगा हमारा मोलरिटी, या आंसर उसमें कुछ ऑप्शन में दे देगा मोल फ्रैक्शन। तो इस तरीके से इस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं यहाँ से। अब देखिए ये तो क्लास 12 की बात हो गई, लेकिन हम कंपटीशन की बात करें तो आजकल डायरेक्ट आपको मोलरिटी या मोलालिटी, नॉर्मलिटी, मोल फ्रैक्शन इस पे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। कंपटीशन जैसे जेई और नीट की बात किया जाए तो वो कैसा क्वेश्चन पूछता है, तो वो क्या करेगा कि ग्रुप ए से ग्रुप बी में कन्वर्ट करके ग्रुप ए का दे देगा, मोलरिटी दे देगा और आपसे पूछेगा वो बताओ कि मोल फ्रैक्शन इसमें क्या होगा, मोलैलिटी क्या होगा। आपको नॉर्मलिटी देगा और वो पूछेगा मोलैलिटी बताइए। इस तरह के पूछ इंटर कन्वर्जन करेगा ग्रुप ए से ग्रुप बी में, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसके लिए ग्रुप ए से ग्रुप बी में आपको जाना है, ग्रुप ए से ग्रुप बी का क्वेश्चन करना है या ग्रुप बी से ग्रुप ए का क्वेश्चन करना है, तो आपको एक वहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी का जरूरत पड़ेगा जिसको हम कहते हैं क्या चीज़, डेंसिटी। ये डेंसिटी वो क्वेश्चंस में ज़रूर देगा, डेंसिटी क्वेश्चन में देगा, तभी जा कर के हम ग्रुप ए से ग्रुप बी का क्वेश्चन, ग्रुप ए से जो हमारा ये मोलरिटी दिया हुआ है, मान लीजिए मोलरिटी कहा वो निकालने के लिए, नॉर्मलिटी दिया हुआ है, ये इसमें से कुछ भी कहा निकालने के लिए, परसेंटेज बाय वॉल्यूम दिया हुआ है, परसेंटेज बाय मास पूछ रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वो डेंसिटी क्या करेगा, क्वेश्चन में ज़रूर देगा। और ऐसे क्वेश्चन से एग्ज़ाम में जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है जेई नीट का, तो उसमें आया करता है। तो चलिए 1 बाय 1 हम अब यहाँ पे समझते हैं क्वेश्चंस को। बेटा इसको समझ में आ रहा है? चलिए ग्रुप ए हम पहले कवर अप करते हैं, फिर ग्रुप बी में जाएंगे, है ना, और ढेर सारा क्वेश्चंस भी साथ में करते चले जाएंगे। ग्रुप ए में हम सबसे पहले बात करते हैं आपसे मोलरिटी एम, और इसको हम मोलर कंसंट्रेशन भी कहते हैं। कंसंट्रेशन को शॉर्ट में ऐसे भी लिखते हैं, मोलर कंसंट्रेशन, मोलरिटी और मोलर कंसंट्रेशन। सबसे पहले इसको हम डिफाइन कर लें कि इसकी डेफिनेशन क्या होगा। फिर डिफाइन करें, नंबर ऑफ मोल ऑफ solute present in the number of mole of solute present in the 1 liter or 1 DMQ। DMQ का मतलब हुआ क्यूबिक डेसीमीटर, जो 1 लीटर के ही इक्विवेलेंट है। 1 DMQ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलरिटी, इसको हम मोलरिटी कहते हैं। डिफिनेशन से हम यहाँ पे गौर करेंगे कि मोलरिटी जो M है वो क्या है। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, जिसको N कहा करते हैं हम, बटे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, शॉर्ट में हम इसको V इन लीटर भी कहेंगे, V इन लीटर। जैसा कि आप 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि मोल जो होता है, मोल N, वो होता है वेट इन ग्राम, WG बाय मॉलिक्यूलर वेट
जिसको हम MW से रिप्रेजेंट करा करते थे, या शॉर्ट में लिखें N इज इक्वल टू, याद आ जाएगा आपको, WG/MW। अब इसको हम इस पे पुट करके बात करते हैं, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट यही हमारा है, इसके बदले हम WG/MW लिख सकते हैं, WG/MW इंटू, इसको शॉर्ट में लिखते हैं, V ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मान लीजिए कि वो क्वेश्चंस के अंदर लीटर में वॉल्यूम नहीं दे करके ml में दे देता है, तो फिर क्या करेंगे, 1000 से उसको डिवाइड करेंगे, और जब डिवाइड करेंगे इसको नीचे में तो ये ऊपर आ जाएगा मैथमेटिकली, WG/1000 इंटू 1000 बटे MW इंटू V इन ml। इस तरीके से हम M इज इक्वल टू, ये हमारा फार्मूला बन गया, जहाँ पे आप समझ सकते हैं कि वेयर M तो क्या है हमारा, मोलरिटी ही है, WG क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूट है इन ग्राम, MW हम समझ सकते हैं ये मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट है, और V जो सॉल्यूशन है वो है वॉल्यूम ऑफ, V का मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इसको हम इस तरीके से, ये हमारा फार्मूला हो गया। चलिए नोट करिए इसको जल्दी से। मिटाएं इसको, मिटा दें। ठीक, यूनिट पे आते हैं कि यूनिट क्या होगा, मोलरिटी का यूनिट क्या होगा। मोलरिटी का यूनिट, जैसे आपने अभी डिफिनेशन में पढ़ा, द नंबर ऑफ मोल डिजॉल्व पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, मतलब नंबर ऑफ मोल पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। तो यहाँ पे क्या होगा यूनिट, मोल पर लीटर, या इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, मोल पर लीटर को इन्वर्स, ये हमारा यूनिट हो गया। क्या ये टेम्परेचर पर निर्भर करता है? हाँ, वॉल्यूम पे डिपेंड करता है, तो टेम्परेचर से भी ये चेंज अफेक्टेड होगा ये। चलिए तो लिखेंगे ये टेम्परेचर डिपेंडेंट, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा। अब हम चाहते हैं, लिखिए इसको, अब हम चाहते हैं कि कुछ बेसिक क्वेश्चन कर लिया जाए, 2-3 बेसिक क्वेश्चंस करेंगे, फिर आगे तरफ बढ़ेंगे। बेटा इसको मिटा देते हैं। बेसिक क्वेश्चंस इस पे करते हैं। बेटा चलिए अब हम बेसिक क्वेश्चन इस पे करते हैं। क्वेश्चन लिखते हैं, यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन, इफ 30 ग्राम ऑफ यूरिया dissolved in sufficient amount of
If 30 gram of urea dissolve in sufficient amount of water to produce 2 liter of solution, what is its molarity? बेसिक क्वेश्चन है, बिल्कुल हम बिल्कुल जीरो लेवल से शुरू करेंगे और फिर बहुत हाई लेवल तक जाएंगे। सारी क्वेश्चंस को हमने करना है अभी हमको। तो व्हाट इज मोलरिटी? चलिए क्वेश्चंस आपने देखा, इसको हम सॉल्यूशन करें। क्वेश्चन को एक बार पढ़ते हैं कि 30 ग्राम ऑफ यूरिया, यहाँ पे सॉल्यूट हमारा देखा जाए, यहाँ पे इसके अंदर एक सॉल्यूशन है हमारा, इसमें यूरिया मिला हुआ है। दिखाने के लिए हम बस डॉट दे रहे हैं आपको। तो ये जो है वो यूरिया है जो कि हमारा सॉल्यूट है। यूरिया का मतलब होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला की बात करें तो NH2CONH2। यहाँ पे यदि हम इसके मॉलिक्यूलर वेट की बात करें तो नाइट्रोजन का 14 प्लस 2 हाइड्रोजन H2 1 × 2 प्लस कार्बन है का 12, ऑक्सीजन कितना होता है 16 मॉलिक्यूलर वेट, नाइट्रोजन का फिर से 14 और 1 × 2 हाइड्रोजन के लिए सबको जोड़ेंगे तो कितना है 60। इसका मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया 60 यूरिया का। ये हमारा सॉल्यूट है। और यहाँ पे फिर हमारा जो सॉल्वेंट है वो वाटर है, यहीं कहीं सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन है। और इसी का हमें मोलरिटी फाइंड करना है कि जब आपने 1 लीटर सॉल्यूशन बनाया है, आपने वाटर में यूरिया डाल के 30 ग्राम आपने यूरिया यहाँ से डाला है, तो फिर इसमें इसका मोलरिटी क्या होगा? 2 लीटर सॉल्यूशन है। तो चलिए, किसी भी क्वेश्चंस के अंदर 2 बातें होती हैं। क्वेश्चंस बनाने से पहले आपको 2 चीज़ ध्यान रखने पड़ेंगे। कोई भी क्वेश्चन हो उसमें क्या दिया हुआ है तो उसको पहले लिखें। गिवन क्या है, WG कितना है, वेट इन ग्राम ऑफ सॉलिड कितना है 30 ग्राम, 30 ग्राम है ये 3030। और फिर इसका मॉलिक्यूलर मास हमारा यूरिया है, जैसा कि हम जानते हैं यूरिया है, इधर लिखे हैं यूरिया, तो है 60। अब वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है किसका, सॉल्यूशन का कितना 2 लीटर। अब हमारे पास थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा फार्मूला से कि मोलरिटी क्या होता है, WG/MW × V इन लीटर। तो हमारा जो वेट है यहाँ देखा जाए, यूरिया का कितना दिया उसने, सॉल्यूट का वेट 30 ग्राम दिया हुआ है, बटे यूरिया का जो मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 60। इसके जगह पर हम 60 लिखेंगे और वॉल्यूम 2 मीन्स 30 × 60 और 2 × 4 1/4, या लिख सकते हैं 0.25 मोलर, या यहाँ पे मोल पर लीटर भी लिख सकते हैं। कैपिटल M का मतलब हुआ मोल पर लीटर, मोलर। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। एक और क्वेश्चन करते हैं, जल्दी से इसको आप देख लें। गर्मी बहुत है, क्वेश्चन मिटाते हैं। समझ में आ गई ना इसको? चलिए, एक और क्वेश्चन लिखते हैं। If 18 gram of glucose is dissolved in 200 ml of solution, find its
मोलरिटी। बेसिक क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक बातें हैं, हम आएंगे सारी बहुत टफ क्वेश्चन पे भी। इफ़ 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिजॉल्व इन 200 ml ऑफ सॉल्यूशन, फाइंड इट्स मोलरिटी। 18 ग्राम ग्लूकोज का है और हमें फिर सॉल्यूशन का कितना दिया उसने वॉल्यूम 200 ml, और हमें क्या फाइंड करना है, फिर से कह रहा है बताइए मोलरिटी क्या होगा, ये मोलरिटी क्या होगा। तो ठीक उसी तरीके से चलिए हम बात करें वापस से, उठाएं इसको। सॉल्यूशन की बात करें, WG कितना दे रखा उसने 18 ग्राम। अच्छा अब की बार उसने ग्लूकोज दिया है, अब की देखा जाए क्या दिया उसने, ग्लूकोज। ग्लूकोज कहें या फ्रुक्टोज कहें, ग्लूकोज कहें या फ्रुक्टोज, फ्रुक्टोज दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला एक ही होता है, C6H12O6। यदि इसका हम यहाँ से मॉलिक्यूलर मास निकालना सीखें तो एक कार्बन का जो एटॉमिक वेट होता है वो कितना होता है 12, और यहाँ पे 6 है, 12 6 है, हाइड्रोजन का 1 और ये फिर 12, फिर ऑक्सीजन का एक ऑक्सीजन एटम का 16 एटॉमिक वेट, इसको 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, सबको जोड़ेंगे तो मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो कितना होगा 180। ठीक है, चलिए यहाँ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की बात करें, जो ml में दे रखा है, कितना दे रखा है 200 ml, और मॉलिक्यूलर मास यहाँ लिख लें हम 180 ग्लूकोज है इसकी वजह से। अब हमें मोलरिटी पता करना है क्या होता है, तो हमारे पास फार्मूला है, वी नो डैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, m = WG × 1000 ml में, इसीलिए ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे हम, इंटू MW × V in ml। चलिए पुट करते हैं इसको, W कितना है 18 है, बाई 180 है, इंटू 1000 बाई 200, 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, 18 18 क्या 1/2 या 0.5 मोलर, या फिर इसको आप मोल पर लीटर भी लिख सकते हैं, मोल पर। तो हमारा ये आंसर निकल के आ गया क्वेश्चन का, ठीक ना। रिवीजन करते समय आप जैसे थ्योरी पढ़ते हैं वैसा कभी नहीं पढ़ना है, आपको क्या करना है, क्वेश्चंस को लिखना है या क्वेश्चंस को देखना है, और फिर ये सॉल्यूशन नहीं देखना आपको, पहले इसको सॉल्व करेंगे खुद से, सॉल्व जहाँ नहीं होता वहाँ पे इसको देख के फिर आगे बढ़ना है। ऐसा नहीं कि हाँ पढ़ रहे हैं उसको थ्योरी पढ़ लिया, इसको भी पढ़ दिया, क्वेश्चंस को भी, न्यूमेरिकल को भी ऐसे पढ़ दिया, ऐसे नहीं करना। इसको ढक देना है थ्योरी को, फिर वापस से जब कॉपी में लिखा हो तो फिर वो इसको सॉल्व करना है। जहाँ फंस रहे हैं वहाँ आप सर से पूछें या फिर वापस से आप सॉल्यूशन को देख कर समझें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बेटा इसको चलिए नेक्स्ट हम मोलरिटी का एक फार्मूला को निकालना चाहते हैं। मोलरिटी ऑफ डाइल्यूटेड, हमारा एक सॉल्यूशन है, एक हमारा इसमें सॉल्यूशन है, ये यहाँ पे ये जिसका मोलरिटी m दिया हुआ है और इसका m1 मान लेते हैं, वॉल्यूम अभी इसका V1 है। ठीक है, अब इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने क्या किया कि V ml या लीटर कहते हैं, V लीटर करते हैं, V लीटर वाटर एडेड, पानी मिला दिया, V लीटर क्या किया, इसमें पानी मिला दिया। तो चलिए हमारा ये सॉल्यूशन क्या हो गया,
सॉल्यूशन कुछ इस कदर हो गया। अब इसके अंदर जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम का कंटेंट है वो बढ़ गया। अभी इसका मोलरिटी चेंज हो गया M2 और वॉल्यूम V2। ज़रा गौर करके देखें तो यहाँ पे जो पहला सॉल्यूशन मेरा जो फर्स्ट है, इसकी बात किया जाए तो इसमें मोलरिटी M1 है और वॉल्यूम V1 है। इसमें जब आपने पानी मिलाया है, वाटर को ऐड किया है, आपने सॉल्यूट नहीं डाला है, आपने सिर्फ क्या करा है, आपने वाटर को मिलाया है, डाइल्यूट किया इसको। इसी से क्या बोलते हैं, डाइल्यूटेड। जब ये सॉल्यूशन डाइल्यूटेड है, मिलाया गया है वाटर को, तो यहाँ पे इसमें सॉल्यूट तो वही है जो मोल पहले था, सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट में था। अभी भी सॉल्यूशन नंबर 2 में भी सॉल्यूट का कंसंट्रेशन उतना ही है, लेकिन वॉल्यूम बढ़ गया है। वॉल्यूम अब कितना हो गया है, जो पहले वाला हमारा V1 था उसमें आपने V लीटर पानी मिलाया है, वाटर मिलाया है, तो ये V1 प्लस V और V वाटर का है। क्योंकि वाटर क्या होता है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है वाटर, और ये हमेशा एडिटिव नेचर होता है, जुड़ता है। जैसे मास है तो उसको आप क्या करेंगे, और उसमें कोई और मास मिलाएंगे तो हमेशा उसका मास क्या होगा, बढ़ेगा, कभी घटेगा नहीं। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इसी को बोलते हैं, जो मास पर निर्भर करे, एडिटिव नेचर का होता है। तो वॉल्यूम जुड़ गया। अब ज़रा इसमें एक चीज़ गौर करके देखें, यहाँ पे हम आपसे पूछना चाहते हैं कि सॉल्यूशन 1 और सॉल्यूशन 2 में ऐसे क्वेश्चन को करते कैसे हैं, इसका कंसेप्ट क्या है, ज़रा समझें कि सॉल्यूशन फर्स्ट और सॉल्यूशन सेकेंड में कांस्टेंट क्या है, तो फिक्स क्या है यहाँ पे। तो केमिस्ट्री की भाषा में हम मोल की बात करें तो मोल ऑफ सॉल्यूट दोनों में फिक्स। मोल ऑफ सॉल्यूट जो n है वो क्या है हमारा, फिक्स्ड है, फिक्स्ड है, या फिर इसी को हम कांस्टेंट कह सकते हैं, या कांस्टेंट। दोनों में मोल किस तरीके से, फिर जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसमें हमने सिर्फ पानी मिलाया है और ये सॉल्यूशन बन गया, तो मोल तो वही है जो इसमें था, वही मोल अभी भी इसमें है, उसमें तो कोई चेंज नहीं हुआ। तो फिर इसको हम फार्मूला के जरिए समझें, फार्मूला के जरिए इसको समझें कि मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम इन लीटर, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम इन लीटर। तो अब ज़रा गौर करें यहाँ पे कि मोल तो ये हमारा कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तो यदि ये बढ़ता है तो स्वाभाविक है ये घटेगा, ये बढ़ता है तो ये घटेगा, क्योंकि आपने वॉल्यूम को बढ़ा रखा है, डिनोमिनेटर में है, नीचे है, तो ये बढ़ रहा है तो ऑटोमेटिकली घट जाएगा। मतलब कहने का मेरा है कि इसका वॉल्यूम जितना है, इसकी मोलरिटी जितनी है, और वॉल्यूम आपने बढ़ा दिया तो मोलरिटी घट करके भी हमारा जो नंबर ऑफ मोल है ये सॉलिड का क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इसी को हम बेस बनाते हैं। कहने का मतलब इसमें देखा जाए तो इसका जो m है और इसका जो वॉल्यूम है, तो ये वॉल्यूम इसका क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे, वॉल्यूम यहाँ भी m और इसका भी v, तो इसके वॉल्यूम में हम क्या कर रहे हैं, पानी मिला के बढ़ा रहे हैं, तो इसका क्या हो रहा है, घट रहा है। मीन्स यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं तो मोलरिटी क्या हो रहा है, घट रहा है, ठीक ना। और इस तरीके से n क्या हमारा कांस्टेंट हो रहा है, n कांस्टेंट हो रहा है। इस दोनों में देखा जाए तो नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट है, क्योंकि ये चीज़ बढ़ करके ये मैनेज करता है, उसको घट करके मैनेज करता है, और फिर स्टिल जो हमारा नंबर ऑफ मोल है कांस्टेंट करता है। इसी को हम बेस बना के यहाँ से फार्मूला बनाते हैं। तो देखा जाए सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट के लिए M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2, ये फार्मूला बन गया। कैसे बना, और V2 हमारा फाइनल सॉल्यूशन का है, ये है। कैसे हुआ, कैसे हुआ, n इज इक्वल टू, या ऐसे देख सकते हैं आप इजली, m इज इक्वल टू n बाई वी, और इसको चूँकि कांस्टेंट करना है तो m इंटू वी। अब कांस्टेंट होता है तो ये M1 V1 दो अलग अलग के लिए, N1 इज इक्वल टू एक सॉल्यूशन के लिए, हमारा सॉल्यूशन फर्स्ट के लिए, N2 के लिए क्या लिखेंगे, M2 V2, और ये दोनों कांस्टेंट हैं, एक ही है, तो इसलिए M1 V1 इज इक्वल टू M1 V1 इक्वल टू M2 V2, यहाँ से हमने फार्मूला बना लिया।
अब चलिए आगे बढ़ें यहाँ से कि यहाँ से हम यदि बात करें M2 M1 V1 इज इक्वल टू M2 और V2 के बदले लिख सकते हैं, वहाँ से देखा जाए ये V1 इसका वॉल्यूम जितना पानी आपने मिलाया अभी ये, तो यहाँ से एक फार्मूला निकल के मेरे सामने आया, क्या आया, M2 इज इक्वल टू M1 V1 बटे V1 प्लस V। समझ सकते हैं चीज़ों को, समझ में आ रही है बातें। चलिए तो यहाँ पे M1 आपको पता ही है कि मोलरिटी है, V1 क्या है हमारा, इसका फर्स्ट सॉल्यूशन का वॉल्यूम है। यहाँ से देखा जाए V1 तो इसी का वॉल्यूम जितना था उसमें पानी आपने मिलाया, V ये जो वाटर कितना आपने ऐड किया है, वाटर एडेड, और सेकेंड सॉल्यूशन का मोलरिटी है M2। तो M2 हमें पता करना होगा, तो इस तरीके से हम पता कर सकते हैं। फटाक से इसको जल्दी से आपने नोट करना है, इसको नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन के जरिए। नोट कर लिए, आइए क्वेश्चन करते हैं, मिटाते हैं इसको। क्वेश्चन के जरिए इस चीज़ को हम समझते हैं। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन कर लेते हैं। इस पे क्वेश्चन करते हैं अभी डाइल्यूशन फार्मूला पे क्वेश्चन हम लोग कि 50 ml ऑफ, क्वेश्चन लिखते हैं, आप लिखें मेरे साथ, 50 ml ऑफ 1 मोलर HCl सॉल्यूशन है हमारा। 50 ml ऑफ 1 मोलर HCl सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड बाय, अच्छा यहाँ हमने बाय लिखा है, गौर करेंगे इस क्वेश्चन को। 50 ml ऑफ 1 मोलर HCl सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड बाय 150 ml ऑफ वाटर, फाइंड मोलरिटी ऑफ फाइनल सॉल्यूशन। तेजी में इसको देखें, सॉल्यूशन इसका देखें। अच्छा इस क्वेश्चन के अंदर दिया क्या क्या है ज़रा गौर करेंगे हम। देखा जाए तो 50 ml हमारा सॉल्यूशन है जिसमें आपने क्या किया, 150 ml पानी मिलाया है और फिर पूछ रहे हैं कि बताइए इसका मोलरिटी क्या होगा। तो देखा जाए ये हमारा क्वेश्चन है, बिल्कुल थ्योरी के अकॉर्डिंग हम इसमें आपको क्वेश्चन हमने दिया है। ये जो है हमारा वो क्या है, 50 ml यहाँ पे इसका वॉल्यूम है जो V1 के बराबर है और इसका मोलरिटी भी उसने दे रखा है। M1 कितना है, 1 मोलर है, ठीक है, 1 मोलर है। और इसमें आपने क्या किया है, 150 ml वाटर को ऐड किया है, वाटर एडेड, 150 ml वाटर एडेड। तो ये जो सॉल्यूशन तैयार हुआ हमारा, जो फाइनल सॉल्यूशन है जिसका M2 हमें मालूम नहीं है, और यहाँ से जो वॉल्यूम V2 होगा क्या होगा, वो 50 ml में आपने 150 ml पानी मिलाया, तो 50 प्लस 150 इज इक्वल टू 200 ml, इज इक्वल टू 200 ml। फाइनल सॉल्यूशन कितना हुआ हमारा, 200 ml का। चलिए हम वापस से करें क्वेश्चन को। तो M1 V1 इज इक्वल टू M2 और V2 की जगह लिखते हैं V प्लस V1 प्लस, उसी फॉर्मेट में लिखते हैं V। यहाँ से M2 की बात करें तो M1 V1 बटे V1 प्लस V, ये हमारा फार्मूला पहले का है। अब यहाँ से M1 कितना है, 1 इंटू V1 कितना है, 50 बटे V1 प्लस V हमारा 50 प्लस 150 मीन्स 200 है। 1/4 इज इक्वल टू 0.25 मोलर आंसर। इस तरीके से अपन सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। अच्छा इसमें एक गौर करने की बात है, इस क्वेश्चन में क्या है इंपॉर्टेंट, ज़रा गौर करें। इजी क्वेश्चन है लेकिन इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, 50 ml ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड बाय दिस वन,
150 ml ऑफ वाटर। अच्छा, यहाँ पे यदि हमने 2 लिख दिया होता, 2 बाई के जगह, तो क्वेश्चन चेंज हो जाता। तो कभी कभी आप गौर करके देखेंगे कि ये बाई लिख रहा है कि 2 लिख रहा है। चलिए छोटा सा क्वेश्चन हम 2 लिख करके भी आपको दे देते हैं, समझाते हैं, फिर एक क्वेश्चन आपको होमवर्क देंगे घर से करके लाने के लिए। इसको आप नोट करिए जरा फटाफट। चलिए इसको मिटाते हैं। एक क्वेश्चन फिर से हम इसको 2 वाला करके देते हैं। एक तो बाई वाला आपने किया है, एक 2 में क्या किस तरीके से सॉल्व करेंगे। यदि 2 लिखा हुआ तो 50 ml ऑफ NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड। अब देखिए हम 2 लिख रहे हैं यहाँ पे 2, वहाँ बाई था, यहाँ 2 लिख रहे हैं। डाइल्यूटेड टू 500 ml ऑफ सॉल्यूशन, फाइंड इट्स मोलरिटी। अब हमें मोलरिटी पता करना है। इस क्वेश्चन में क्या है ना, 50 ml ऑफ 1 मोलर, यहाँ पे आप 1 मोलर लिख दें, या चलिए 2 मोलर लिख दें, कोई दिक्कत नहीं। 2 मोलर यहाँ पे जो है 2 मोलर NaOH सॉल्यूशन, 50 ml ऑफ 2 मोलर NaOH सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड टू दिस वन 2, वहाँ बाई था तो ये 2 लिखने से क्या फ़र्क पड़ता है। 2 लिखते हैं हम समझ जानते हैं कि फाइनल सॉल्यूशन मेरा उतना हुआ है ना। चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम फटाफट। ये हमारा सॉल्यूशन है NaOH का, ये NaOH का है, जिसमें हमारा M1 दिया हो कितना 2 मोलर, और इसका V1 कितना दे रखा उसने 50 ml। अब इसमें वाटर को उसने डाइल्यूटेड 2 लिखा है। कहने का मतलब ज़रा गौर करेंगे, ये जो सॉल्यूशन है यहाँ पे M2 हमें नहीं पता है, वॉल्यूम यहाँ जो V2 है वो क्या होगा। आपने इसमें वाटर को ऐड किया है, डाइल्यूट किया है, मीन्स वाटर ऐड किया है, पानी मिलाया है। अब देखिए डाइल्यूटेड 2 मतलब फाइनल वॉल्यूम मेरा 500 ml हो रहा है। कितना पानी मिलाया, ठीक ना। जैसे कि पहले वाले क्वेश्चन में क्या किया था कि 50 जितना था उसमें हमने जोड़ दिया था इस वॉल्यूम को, इसमें जोड़ेंगे नहीं, बाई रहता तो जोड़ते, बाई नहीं है। 2 मतलब फाइनल वॉल्यूम इतना करके आपको दिया उसने, तो V2 डायरेक्ट हमारा क्या हो जाएगा 500 ml। बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए आगे हम इसको सॉल्व करें। फिर वही फार्मूला M1V1 इज इक्वल टू M2V2, ये फाइनल वॉल्यूम है। M2 इज इक्वल टू M1 कितना हमारा 2 है ना, 2 इंटू V1 कितना है 50, और बटे यहाँ से V2 क्या लिखेंगे 500, 100 बटे 500, 1/5 मीन्स 0.2 मोलर। इस तरीके से हम 2 और बाई का कंसेप्ट को समझ सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन हम आपको होमवर्क देते हैं, फिर कल जब हम वापस से आपको वीडियो बना के देंगे उसमें उसका सॉल्यूशन बनाएंगे। तब तक आप उसको क्या करेंगे, घर पे उसको ट्राई करेंगे, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन हम आपको होमवर्क के लिए दे देते हैं। एक क्वेश्चन आप होमवर्क के लिए, हाउ मच वाटर should be added, how much water should be added in 500 ml of सेमी मोलर। अच्छा यहाँ सेमी मोलर भी हमने आपको बताया नहीं है। सेमी मोलर का मतलब होता है मोलरिटी हाफ। सेमी मोलर का मतलब है मोलरिटी हाफ। सेमी मोलर HCl सॉल्यूशन, सेमी मोलर HCl सॉल्यूशन है। हाउ मच वाटर शुड बी एडेड इन 500 ml ऑफ सेमी मोलर HCl सॉल्यूशन टू मेक इट डेसीमोलर, टू मेक इट डेसीमोलर सॉल्यूशन।
डेसीमोलर, फिर यहाँ से देखा जाए तो मोलरिटी कितना होगा 1/10, हमने बता दिया आपको। तो इसमें पानी कितना मिलाएंगे कि सेमी मोलर से मोलरिटी हाफ से मोलरिटी 1/10 हो जाए, ठीक ना। तो चलिए इसमें वाटर निकालना है आपको, ये आपको होमवर्क देते हैं, है ना। कल जब हम आएंगे तो फिर नया टॉपिक हम इसी में मोलरिटी ऑफ मिक्सचर निकालेंगे। कल के लिए क्या टॉपिक है हमारा, मोलरिटी ऑफ मिक्सचर, मोलरिटी ऑफ मिक्सचर मीन्स एम मिक्सिंग। ये हम कल इसके लिए फार्मूला को निकालेंगे, फिर क्वेश्चंस करेंगे इस पर, और हर एक टॉपिक को पढ़ने के बाद हम इस पर बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे, फिर सबको कंबाइंड अप करके टफ क्वेश्चंस बन जाएगा, तब फिर सब क्वेश्चन को एक एक करके पढ़ेंगे। आज के लिए हम इतना ही यहीं पे ख़त्म करते हैं, कल फिर उससे वापस हम इस टॉपिक से शुरुआत करेंगे।